तो हम लोगों ने एक ही फार्मूला देखा था जिसमें E=mc² था और एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने कहा था जिसमें कि अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस को अगर देखते हैं तो हम लोगों ने कहा था कि वो मास के 1/3 पावर के डार्कली क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन भी IIT में भी किए हैं और नीट ने भी की। नीट का भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था जिसमें उन्होंने एक न्यूक्लियस को तोड़ा था और न्यूक्लियस को तोड़कर उन्होंने 2 न्यूक्लियाई बनाए थे और उनके मास नंबर उन्होंने दिए थे और कहा था कि उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल था। R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3, जिसमें शायद 64 था और 125 था, तो यानी 4/5 उसका आंसर था। और इस तरह से हम लोग कोई खास काम नहीं किए। फिर एटम की जरूर बातचीत की जिसमें एटम की रेडियस क्या है, एटम की एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है किसी ऑर्बिट में, ये सारी बातें हम लोगों ने की जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिले थे। इसके बाद हम लोगों ने सीरीज को देखा था जिसमें लाइनमैन सीरीज, बाउमन सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और क्लिफर्ट सीरीज। इस पर क्वेश्चन आपको IIT में मिले हैं और नीट में मिले हैं। इसका एटम की रेडियस पर केवल एक ही क्वेश्चन मिला था जिसको मैंने कहा था कि वो किसके सीधा समानुपाती है, तो n⁻² है वहाँ पर। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारा काम किए थे आज जिसमें जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट किए थे। इस पर 2-3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कहे थे जिसमें जो नियरेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस थी जिसको हम लोगों ने कहा था कि 1/v² की डायरेक्शन है या 1/m के डायरेक्शन है। इस तरह की बातें हम लोगों ने की थी और एटम को हम लोगों ने खत्म कर दिया था, मतलब बातचीत खत्म हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात की थी। तो न्यूक्लियस में हम लोगों ने कहा था कि रदरफोर्ड ने ही कहा था कि एटम का ऑलमोस्ट होल मास कंसंट्रेट करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था, और टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। उन्होंने एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में भी कह दिया था। दोनों का रेशियो हम लोगों ने कहा था, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर जो एक फर्मी है, 10⁻⁻10 मीटर जो कि एटम की रेडियस। और अगर हम वॉल्यूम के रेशियो के बारे में बातचीत करें तो 10⁻15 का अंतर आता है। ये एटम का जो वॉल्यूम है वो 10⁻15 गुना ज़्यादा है किससे, न्यूक्लियस की रेडियस से। सब बातें हम लोगों ने की थी और बातें करते हुए फिर हम लोगों ने एटम ये सब बातें की थी। ये कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, जिसमें हम लोगों ने कहा जेम्स चैडविक, जिन्होंने बेरिलियम पर बमबारी की थी अल्फा पार्टिकल की और उनको कार्बन मिला और कार्बन के बाद एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन कहा था। बहुत सारी बातें की थी। लोगों ने कहा था न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड नहीं होता है। इसका न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने कहा था कि इसके पास स्पिन है, एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जो कि 12h/2π के बराबर है। इसके पास ये भी हम लोगों ने कहा था कि मैग्नेट्रॉन भी है। ये सब और ये भी हम लोगों ने कहा था कि अगर हम अकेले न्यूक्लियस की बात, अगर अकेले न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये अनस्टेबल है। ये इसमें बीटा पार्टिकल क्या होता है, इमिट होता है। मतलब अगर हम देखें जिसका कि मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, इसमें न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन बनता है और एक नेगेटिव अल्फा पावर्स के साथ एंटी न्यूट्रॉन इमिट होता है। ये सब बातचीत हम लोगों ने की थी और बातचीत करते हुए फिर हम लोगों ने आगे की बातचीत की जिसमें हेडिंग था मास डिफेक्ट इसकी बात हो रही थी। तो अगर इस पर भी बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं, अगर हम बातचीत करते हैं इसकी IIT को तो कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं। अगर हम नीट की बात करते हैं तो केवल अभी तक एक क्वेश्चन हुआ है। तो मास डिफेक्ट अगर देखा जाए तो आराम से आपको याद हो सकता है, आप समझ सकते हैं
जैसे होता क्या है कि अगर किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो पाया जाता है कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो जो मास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर, उसका कुछ पार्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है एनर्जी ग्रुप में। इसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहा करते हैं न्यूक्लियस का। मतलब जब भी कोई न्यूक्लियस पैदा होता है, जैसे हम लोग अगर कॉमन बातचीत करते हैं, कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में बहुत सारे लोग स्टोर इकट्ठा होते हैं, तो उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। तो न्यूक्लियस भी एक परिवार है जिसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ मास डिसअपियर हो जाया करता है किस ग्रुप में, एनर्जी ग्रुप में। तो यही मास डिफेक्ट ग्रुप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को जोड़ दें तो ये मास हमेशा ज़्यादा हुआ करता है किससे, मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, मास ऑफ स्टेबल एटम। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि मास डिफेक्ट, कि when neutrons and protons are combined together to form a nucleus, then some mass called mass defect is disappeared in the form of energy। जो मैंने अभी कहा कि जब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ मास, जिसको मास डिफेक्ट कहा करते हैं, वो एनर्जी ग्रुप में डिसअपियर हो जाया करता है। इसका मतलब है कि thus the mass of stable atom is less than that of the sum of the masses of nucleons are formed in the nucleus। और न्यूक्लियॉन्स में हम लोगों ने कहा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही क्या है, न्यूक्लियॉन है। तो कुछ नहीं, आराम से आप याद कर सकते हैं कि जब भी किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ मास एनर्जी ग्रुप में चला जाता है। इस मास को हम लोग मास डिफेक्ट कहा करते हैं, मास डिफेक्ट कहा करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मासेस को जोड़ दें तो ये निश्चित रूप से ज्यादा हुआ करता है किससे, मास ऑफ स्टेबल एटम। इसका मतलब स्टेबल एटम का मास हमेशा कम हुआ करता है किससे, सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इसको मास डिफेक्ट कहा। अब अगर हम लोग बातचीत करते हैं मास डिफेक्ट की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n लेते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम mn लेते हैं, m फॉर मास है और n फॉर न्यूट्रॉन है, तो ये मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि Z प्रोटॉन्स की संख्या है और इसमें mp का हम गुणा कर देते हैं जो कि मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। इसमें तो माइनस करते हैं m का, जो कि m क्या है, मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस है। तो इस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे क्या, मास डिफेक्ट कहेंगे, जहां पर n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। आसानी से समझा जा सकता है कि ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या z है और मास ऑफ प्रोटॉन m है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन mp है, तो ये टोटल प्रोटॉन का मास हुआ। और ये टोटल प्रोटॉन का मास है, टोटल न्यूट्रॉन का मास है, जोड़ देंगे तो ये न्यूक्लियस का मास हुआ, जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास हुआ। और इसमें से अगर हम मास को हटा देते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियस का मास से है, तो निश्चित रूप से हमको मास डिफेक्ट होता है, इसको मास। अब यहाँ पर और ये हो सकता है कि अगर हमको मास नंबर मालूम है तो इन टर्म्स ऑफ मास नंबर भी आप कह सकते हैं कि अगर हम n के बारे में सोचें, जो कि आपको एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि वो पूछा हुआ था, लेकिन IIT जैसे एग्जाम में नहीं है, नीट में भी नहीं है, एक CBSE वगैरह के एग्जाम में हुआ करता था कि अगर हम मास नंबर को a लेते हैं और उसमें हम z को घटा देते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाया करते हैं। इसमें अगर हम mn का गुणा करते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स है। यहाँ पर m a, z अब जानते हैं बहुत अच्छी तरह की a क्या है, मास नंबर है
और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो बात वही है, केवल हमने एक ही टर्म्स में लिख दिया है और कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। आसानी से समझ सकते हैं। फिर मैं एक बार कहता हूँ कि व्हेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर or to form a nucleus, then some mass called mass defect is disappeared in the form of energy. In the form of energy. It means mass of stable atom is less than some of the masses of the nucleons, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, forming nucleus. That is, mass defect is equal to number of neutrons into mass of neutron, total mass of neutrons, Z number of protons into mass of protons, total mass of protons, minus m where m is mass of stable atom है, nucleus है। और यहाँ पर हमने कहा a माइनस z, जहाँ पर a क्या है, मास नंबर है, इसमें अगर हम z घटा देते हैं तो ये मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है, और इसमें हम अगर mn का गुणा कर देते हैं तो ये मास, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन है, माइनस m a कॉमा z, वेयर a इज मास नंबर एंड z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो इसको हम लोग टोटल ये मास डिफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। कुछ नहीं, आराम से याद हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, एक मिनट, पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन, पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन, पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन। Packing fraction. A packing fraction. Mass defect per nucleon. Mass defect per nucleon is called packing fraction. Mass defect per nucleon, ये जो है आपका न्यूक्लियन का है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड, इसी को कहा करते हैं, इज कॉल्ड पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन, that is packing fraction is equal to a delta m by a, where a is mass number, where a is mass number, a क्या है तो mass number, where a is mass number, where delta m is mass defect and a is mass number, a is mass, कुछ नहीं है, सिंपली सी डेफिनेशन से आराम से आप याद कर सकते हो। इट मेजर्स स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ये मेजर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, इट मेजर्स the stability
of the corresponding nucleus. Corresponding nucleus. Corresponding nucleus. इसमें कि जितना मास डिफेक्ट कम होगा वो न्यूक्लियस उतना ही उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी, जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर एक बार कह लेंगे पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। That is packing fraction equal to delta n by A, where delta n is mass defect and A is mass number, और ये measure करता है, measures stability of the corresponding nucleus. Mass defect, okay, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए कि अगर बाई चांस सपोज कीजिए कि आपको किसी का मास डिफेक्ट निकालना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन बहुत अच्छी तरह जानते हो, इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। आपको याद होगा कि न्यूट्रॉन नहीं लिखिएगा, जानते हैं, न्यूट्रॉन इज isotopes of हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि आराम से आप कह सकते हो, आराम से कह सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, mass of neutron is equal to mass of hydrogen atom और प्लस mass of neutron, mass of neutron। कुछ नहीं है, आराम से समझा जा सकता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास, इस जिससे कि बना है, जिसमें कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि आइसोटोप है किसका, ये इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं H12। इसके 3 आइसोटोप हैं, 2 आइसोटोप हैं जो के, इसमें एक डायटोनियम है और एक न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन है। तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि बराबर है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम है 1.00785 एटॉमिक मास यूनिट, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये बराबर हो जाया करता है 2.016649 एटॉमिक मास यूनिट। And this is the mass of a neutron. Since mass of neutron is equal to mass of neutron equal to 2.0 or 140 or 102 1.4 or 2 1.0 140 or 2। This is
मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन डेल्टा इक्वल टू total mass of nucleons are 2.016 U minus mass of neutron are 2.01402 equal to 0.002388. Here this is mass defect. It means when neutron and proton are combined to form neutron, nucleus of neutron, then this mass is disappear in the form of एनर्जी। ये कितनी एनर्जी है ये भी आप देख सकते हैं, कितनी एनर्जी भी आप देख सकते हैं। तो एक मिनट उसको देख लीजिए, बाई चांस एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए, बाई चांस मिल जाए। वैसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर उसको क्वेश्चन बनाया जाए तो मास इफेक्ट आपको दे देगा। और मास इफेक्ट में आप जानते हैं 1 U एनर्जी आप जानते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें अगर हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा कर देते हैं तो हमको जो एनर्जी रिलीज होती है किसमें, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय, वो मिल जाएगा। तो फिर एक बार देखेंगे, 1 मिनट, कि अगर हम न्यूट्रॉन का मास डिफेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो उसको फॉर्म करने वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो यह दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन या दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर 2.01649 U फॉर एटॉमिक मास यूनिट है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 2.01402 अंगस्ट्रॉन, ये है एटॉमिक मास यूनिट है। तो अगर इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 0.002388 U, जहां पर ये मास डिफेक्ट। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2.0168480 हो ना, कहाँ पर, मास ऑफ न्यूट्रॉन में सर उसके ऊपर, हाँ यहीं पे 2.0 नहीं 1.65 है। हाँ ये 1.00 देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे 7 हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, ठीक है ना, 25 है। हाँ तो ये टोटल मास है। मैंने प्रोसेस आपको बताई किस तरह से आप देख सकते हैं, वो पहले मैंने मास बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर डिजिट वगैरह एक आधे इधर हो सकता है, केवल प्रोसेस देख लीजिएगा राजीव जी ना, ये प्रोसेस देख लीजिए, टोटल न्यूक्लियस का मास देख लीजिए और जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसका मास आप देख लीजिए, एटम है एक्चुअली ये, और इसमें से इसको आप घटा दीजिएगा तो मास डिफेक्ट आपको मिल जाएगा। कितनी एनर्जी ये पैदा होगी ये आप देख सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड। सिंस बाय आइंस्टीन, सब जानते हैं जिस पर क्वेश्चन भी नीट में किया था, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू mc का स्क्वायर, जिस पर उन्होंने 0.5 ग्राम की एनर्जी पूछी थी आपसे जूल में, और 2 क्वेश्चन एक ही साल उन्होंने किए थे, जिसको मैंने आपको एक डीएनए को तोड़ने के लिए 10⁻⁻20 जूल एनर्जी कही थी, बता दी है आपको, और पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है ना। इसलिए एनर्जी रिलीज्ड
energy are released are during a formation of neutron nucleus equal to delta m into c square. Delta m into c square. Since जानते हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं since 1 U atomic mass unit is equivalent to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इक्वल टू डेल्टा एम अभी आपके पास था यानी 0.002388 देख लीजिएगा इसमें इधर पर अगर हो और इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बराबर हो जाएगा 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द प्रोसेस। इससे कोई चिंता की बात नहीं है। बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, नीट सेट एक किया है जो आगे हम लोग देख लेंगे, बाइनरी एनर्जी से उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो बाई चांस आपको ऐसा करेगा, ये नहीं पूरा नहीं करेगा क्योंकि उसमें समय नहीं आपके पास है, केवल ये कहेगा कि दिस इज मास डिफेक्ट। सपोज मास डिफेक्ट ऑफ अ ड्यूटॉन इज दिस, तो हाउ मच एनर्जी सर मास डिफेक्ट को बना बता दीजिए सर। मास डिफेक्ट ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म करता है तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भागीदारी निभाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भागीदारी निभाते हैं। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस को बनाने में, तो कुछ मास एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यही मास डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, then some mass called mass defect is disappeared. It disappeared in the form of energy. It means mass of stable nucleus is always, mass of stable atom is always sum of the masses of the nucleons. एक कॉमन सेंस से भी समझा जा सकता है। सपोज कीजिए कि किसी पेड़ का फॉर्मेशन होता है, किसी परिवार का फॉर्मेशन होता है। परिवार की फॉर्मेशन में दो परिवार मिलते हैं जिसमें एक लड़की का पक्ष होता है, एक लड़के का पक्ष होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। जितनी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी वो परिवार उतना ही स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ है कि अगर हम अलग अलग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास को जोड़ते, जैसे मैंने आपको ड्यूट्रॉन के बारे में कहा, तो ड्यूट्रॉन में दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अलग अगर हम न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दें, वो मास स्टेबल न्यूक्लियस से जा रहे हैं। अगर घटा देंगे तो हमको मास डिफेक्ट मिला था कितना, यहाँ पर ये मिला है यू एटॉमिक मास यूनिट है। और ये मैंने कहा था आपसे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ये करस्पॉन्डिंग किसके है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अगर हम इसको गुना कर देते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो आप इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो एक बार फिर कहेंगे, बाई चांस आपसे अगर क्वेश्चन कर दे कि सपोज कीजिए कि मास डिफेक्ट आपको दे दे और कह दे कि हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of neutron, nucleus of neutron, तो वहां पर मास डिफेक्ट आपको देगा, ये देगा। हो सकता है कि आपको इतना ही दे दे, 0.0023 दे दे, हो सकता है
क्योंकि इस समय आपके पास कम है, तो इसमें केवल 931 का आपको गुना कर देना है, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है इक्विवेलेंट हुआ करता है 931 मेगाटन वोल्ट के, जो इससे अब नहीं करेगा, एक बार कर चुका है, बराबर mc² से वो 0.5 ग्राम को आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना था, तो वो भी आंसर जूल में ही है, तो 0.5 में गुना करेंगे 10⁻³ का, क्योंकि उसमें उसको केजी में कन्वर्ट करना है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसका स्क्वायर करके आपको गुना करना था, शायद 4 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आया था, और 10⁻⁴ है। ठीक है, तो मे बी कि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ये ना देकर मास ना देकर आपको मास डिफेक्ट दे रहे, मास ना देकर मास डिफेक्ट दे रहे, और आपसे कहने की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट याद करो, आपको याद भी मैंने करा दिया था, ये बराबर हुआ करता है 931 मेगाटन वोल्ट के। ओके।